हेलो एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो समरी रिजल्ट्स मरदमशुमारी के आ चुके हैं। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में, और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सियासत NA 120 में। आज के गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में फरहान बुखारी साहब हैं। ये आप एक बहुत वेल नोन इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम विद अस। गुड टू बी हियर। तो पहले ये ज़रा, अब हमें अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि 57% 20 साल में 19 ईयर्स में 208 मिलियन क्या आप ज़रा शॉक हुए इन फिगर से? नहीं, शौक तो नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था। और फिर पिछले चंद साल से 20 करोड़ का फिगर तो आमतौर पे टॉक शोज़ में और जगहों पे इस्तेमाल होता ही रहा है। तो इस पस मंज़र में और इस पैराए में 20 करोड़ या 21 करोड़, और अभी ये भी कहना है कि अभी कहना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फिगर्स नहीं आए, वो मिला के फिर इससे मज़ीद बढ़ेगी। तो ज़हनी तौर पे तो मैं तैयार था, लेकिन इसके पस मंज़र में जो सूरत हाल है कि इस्लामी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत है कि जी इंडोनेशिया ने कामयाबी से अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया, ईरान ने, बांग्लादेश, ईरान, ये सारे के सारे ममालिक, और हमारे इस्लाम में फ़र्क क्या है, ये एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बर्थ कंट्रोल का या पॉपुलेशन कंट्रोल का जब नाम लिया जाए या उस पर बात की जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं, ज़ुबान बंद करने को कहा जाता है कि जी आप इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्लामी नुक्ता नज़र से एक हसास मामला है, एक सेंसिटिव इशू है। तो भाई वो बाकी जो ममालिक जो कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे से कहीं ज़्यादा कामयाबी हासिल की, वो फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? आखिर वो कोई गलत काम कर रहे हैं? वो भी तो मुसलमान ममालिक हैं। और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बदकिस्मती से बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है, जो बज़ाहिर तो ये लगता है कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, और उस कैफियत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान इतने नफूस को, और आगे अगर इसी तरह आबादी आपकी बढ़ती रही तो इतने ज़्यादा लोगों को और उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगा? इतने ज़्यादा लोगों को किस तरह मुल्क संभालेगा? मुल्क के जो ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो वैसे ही अंडर प्रेशर हैं। चाहे वो पानी देख लें, चाहे वो खुर्द-व-नोश के जो अशिया हैं, या हमारी ज़रई मईशत है उसके हवाले से देख लें, कारोबार करने की जो पाकिस्तान में जितनी कैपेसिटी है उस हवाले से देख लें। वैसे एक जल्दी से एक सवाल, अगर हम ये फिगर्स अभी देख लें जैसे आपने बात की है, एक लिहाज से हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए कि इस मसले को हम हल करें। अभी हम देख रहे हैं कि सियासत में एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अगले साल PMLN रिटर्न हो जाएगी और वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। अब बिकॉज ऑफ पैनामा और चीज़ें अब ज़रा ओपन है, और शायद लग भी रहा है कि मे बी इट्स अ हंग पार्लियामेंट या कोई ऐसे मसला है। जब आपको अगर ये चीज़ एड्रेस करनी है, और जैसे आपने बात की कि हमारे नेबरहुड में लोगों ने किया और ये सख्त डिसीजंस हैं, और यहाँ पे एक किस्म की ऑपोजिशन जो आ जाती है, तो आपको सख्ती से एक कलेक्टिव फ्रंट, तो क्या हम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years इस मसले का कोई एफर्ट भी नहीं करेंगे? आपके ख्याल में जो नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट है, ये फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करके बस डेली बिजनेस चलाएगी? वो इसलिए चलाएगी, और यकीनी तौर पे यही होगा, क्योंकि मामला ये है बदकिस्मती से पाकिस्तान में सख्त फैसले साला साल से मुखर किए जा रहे हैं। साला साल से ये हुआ है कि जिन मामलात पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, जो कि आपने इमरजेंसी की बात की, चाहे वो आबादी का मामला हो, चाहे वो मईशत से मुतल्लिका कुछ मामलात हों, ख़ास तौर पे टैक्स की जो चोरी है, ब्लैक इकॉनमी है, तालीम है, इस तरह के दूसरे मामलात हैं। लोग फ़िज़िकल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वो इस किस्म के मामले का नहीं सोचते। वो बात करते हैं कि जी हमें कितने जहाज़ मज़ीद लेने चाहिए, कितनी हमारी नेवी और आर्मी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। वो जिस खत्ते में हम रहते हैं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो गैर अहम हैं, उनकी भी अहमियत है, अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन ये जो एक तरह की हमारी कैफियत उभर रही है कि हम एक इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं।
और पाकिस्तान में कुछ जगहों पे तो इम्प्लोजन वो हो भी चुका है। कराची शहर में एक बारिश होती है तो जनाब शहर का जो हाल होता है, मैं अभी हाल ही में वहाँ पे देख के आया हूँ, वो बस कानों को हाथ लगाने वाली बात है। बाकी मुल्क में भी इसी तरह है। और जो एरियाज़ फोकस के हैं, अब नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी तो अभी तक है, बरसरे इक़्तिदार है, वो चले गए, लेकिन पिछले 4 साल में 5 साल में जो हुआ बदकिस्मती से मेट्रो बसेस और ये बड़ी बड़ी मोटरवेज, ये तो आपकी पाकिस्तान की जो इमरजेंसी है इसका जवाब नहीं है। इसके जवाब तो कुछ और इक़दामात हैं जिनकी अभी तक इब्तदा भी नहीं हुई। तो जब आपने इब्तदा भी नहीं की और वो एक तरह की सैलाबी कैफियत है जो बढ़ रही है, तो फिर आप सैलाब से, आफत से, मुसीबत से बचेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे इस पे हम वापस आते हैं, एक सवाल इस पे भी बनता है, लेकिन एक चीज़ जो हम इन समरी रिजल्ट्स को अभी देखते हैं, हमारा अंदाज़ा शायद ये था कि अगर ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बाहर होते तो उसकी एक सियासी और इंटर प्रोविंशियल उसका एक नतीजा निकलता है। लेकिन पंजाब का एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हुआ है, सिंध का लार्जली वही है, बलूचिस्तान और केपी का ज़रा बढ़ गया है, लेकिन इतना कोई क्रेजी डिफरेंस नहीं है कि जो हमारी सियासी निज़ाम है उस पर एकदम से असर करे। तो एक सवाल ये भी था कि क्या आपके जहन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा, ये जो हमारा NFC अवार्ड है, ये जो हमारी अब नताइज इस चीज़ की आएगी, कोई बहुत बड़ा फ़र्क इस पर डालेगा, या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लार्जली वही ट्रेंड रह चुकेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब क़ब्ल वक्त तो देना मुश्किल था, क्योंकि वाज़ेह तौर पे कोई नहीं जान सकता था। मसलन मैंने कुछ लोगों से सुना कि जी जनूबी पंजाब में आबादी बहुत बड़ी है और उसकी वजह से पंजाब के नंबर्स शायद माजी के मुकाबले में बढ़ जाएं। सिंध में अर्बनाइजेशन बहुत हुई है, शहरों की तरफ लोग देहातों से बहुत गए, इसलिए उसकी वजह से आबादी हो सकता है। सिंध की बहुत बड़ी है, वो ज़ाहिर ख़दशात जो थे वो किसी हद तक मेरे ख्याल में एग्जैजरेटेड थे, वो बातें सामने नहीं साबित हुई। लेकिन इसमें भी एक ख़दशा है और बहुत बड़ा ख़दशा है, और वो ये है कि हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो इन नंबर्स को देख कर और ये देख के कि इसके नतीजे में कोई नई लड़ाई, सियासी लड़ाई नहीं होगी, तो ख़दशा ये है कि वो सोते रहेंगे। जिस तरह वो सो रहे हैं, साल से सो रहे हैं, तो वो सोते रहेंगे। वो जो इमरजेंसी की कैफियत है कि भाई आपने लोग इतने ज़्यादा, यानी अपनी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर हो रही है तो वो बच्चों में ही हो रही है, और ये साल से चली आ रही है। वो इतना बड़ा मामला आपके लिए एक मुश्किल है। और लेकिन लोग सोते भी इसलिए रहेंगे क्योंकि जो अरबाब इक़्तिदार में हैं, वो छींक आती है तो लंदन चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में जो मसाइल बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में बहरान अंदरूनी तौर पे जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वो किस्मती से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उनका कोई बराह रास्त ऐसे लोगों का बड़ी हद तक ताल्लुक़ ही नहीं है। जब ताल्लुक़ ही नहीं होगा, जब वो आपकी और मेरी तरह संडे को बाज़ार नहीं जाएंगे और जाके वहाँ की हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं देखेंगे और वहाँ पे शॉपिंग नहीं करेंगे और आम लोगों से उनका कोई राब्ता नहीं होगा, तो फिर जाहिर है फिर वो अपनी मौजों में रहेंगे और मौज मेले में ये चलता रहेगा। We're just going to go into a break. We'll be back soon. हम बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। हम अभी समरी रिजल्ट्स मरदमशुमारी के बारे में बात करें। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, आपने एक बात की थी कि हमारे इतने मसाइल हैं, ठीक है, पानी का हमारे मेरे ख्याल में ऑन एवरेज 30 डे रिज़र्व होता है, इजिप्ट में 1000 दिन का होता है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। और यही जब हमारी पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रहेगी कि इन चीज़ों को जो अब सिर्फ मैनेजेबल है टूट ना पड़ जाए एकदम से, तो ये इसमें हम अगर आप इसमें ज़रा देखें, ये जो अभी हमने नंबर्स देखे हैं, तो आपके ख्याल में एक कि ये क्या कंटेस्टेड होंगे, एक ये कि सियासी तौर पे ये कंटेस्टेड होंगे, और दूसरा ये कि आपने तो पहले बात कर दी थी कि जो मेजर रिफॉर्म है वो अभी हमें नज़र ही नहीं आ रहा, और दूसरा ये कि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज था कि जो हम अपनी सियासी निज़ाम के जो बेसिक यूनिट्स हैं ऐसे चेंज करेंगे, क्या आपके ख्याल में ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा या नहीं?
इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। एक साल से भी कम अरसा अब रह गया है जो ट्रांजिशन होगी। अभी तो नंबर्स का देखना है। जहाँ तक नंबर्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि नंबर्स के नतीजे में जो आदाद शुमार सामने आए हैं उनके नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि बहरान एक खड़ा हो जाएगा, या ये कि उन्हें कोई चैलेंज करेगा और कोई ये कहेगा कि भाई ये बुनियादी तौर पे गलत हैं। गो के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी नंबर्स आना बाकी हैं, वो हमें देखने हैं कि उनकी क्या कैफियत बनती है, लेकिन मजमूई तौर पे मुझे नहीं लगता। लेकिन डीलिमिटेशन का जो मामला है वो उस पर वक्त लगता है, और ये सही है कि हमारे मुल्क की एक तारीख ये रही है कि या तो सोते रहते हैं या फिर एकदम से जब वो पानी सर से गुजरता है तो उठते हैं और कहते हैं जी हमें 4 दिन में 4000 साल का सफ़र पूरा करना है, और फिर ऊट पटांग तरीके से कोशिश होती है। वो अगर कोई कोशिश हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वैसे डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज इतनी आसान तो नहीं है कि वो 1 साल से कम अरसे में हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमने देखा है, हम यही बात कर रहे थे कि ये नंबर्स इतने सरप्राइजिंग नहीं थे जितने हमें शक हो रहा था कि शायद इसे एक सियासी मसला भी खड़ा हो जाए। एक नंबर जो मैं इसमें देख रहा हूँ जिस पे मैं ज़रा हैरत हो रही है कि हम इतना अर्बनाइज नहीं हुए जितना हम सोच रहे थे, चंद फीसद ही अर्बनाइज हुए। ये एक तो जो हम ज़रा देखते रहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, क्या आपको भी ज़रा सरप्राइज या हैरत इस पे? मुझे तो हुई, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसे भी थोड़ा सामने रखना चाहिए कि ये देही इलाके और शहरी इलाकों में जो मवाजना किया जाता है, यानी कौन से अनासर हैं जो कि मिल के किसी इलाके को देही बनाते हैं या शहरी बनाते हैं। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का तो खैर पूरे मुल्क में एक तूफ़ान खड़ा हुआ है, वो चाहे शहरी इलाकों में हो चाहे देही इलाकों में हो। देही इलाकों में ज़्यादा होती है, शहरी में इलाकों में उनसे कम होती है। लेकिन आपको कुछ देही इलाके ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं कुछ पाकिस्तान में, वो वहाँ पे पहुँच गई हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे पहले नहीं होती थी। तो क्या की वजह से वो उसे अर्बन कहा जाए या देही कहा जाए, तो सिर्फ इसलिए वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है लोगों की मुल्क में जो कि टैक्स का एक पैसा नहीं देते, इनकम टैक्स का। वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं तो वो फ्रेंचाइजेस बना ली हैं। एक ज़माना था कि आप लोगों को देहाती इलाकों में जाते थे विज़िट करने, वो आपको सत्तू देते थे, अब वो पेप्सी देते हैं। सत्तू का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस किस्म का जो माहौल है कि देहाती इलाकों में भी कई चीज़ें ऐसी हैं, और बदकिस्मती से उनमें से बड़ी तादाद ऐसी चीज़ों की हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो बुरे इन्फ्लुएंसेस हैं, वो भी सरायत कर गए हैं। तो वो जो अर्बन रूरल डिवाइड है देही और शहरी का, मेरे ख्याल में उसमें जो बीच में जो एक यानी इमेजिनरी एक दीवार थी, वो शायद किसी हद तक गिर चुकी है। अच्छा, एक ऑफ टॉपिक, एक आप यहाँ हैं तो ये मौका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली बात की कि पाकिस्तान पे ज़रा वो ज़ोर लगाएंगे, एक नई पॉलिसी अफ़गान पॉलिसी आए। और एक लिहाज से जो अभी तक डिस्कशन हो रही है वो ये है कि मिलिटरीली ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ अगर ये पाकिस्तान को पनिश करने दें। लेकिन एक चीज़ जो रहती है, और आपकी एक्सपर्टीज़ इसी पे है, अगर ये चाहे पाकिस्तान पे ये फाइनेंशियल प्रेशर क्या डाल सकते हैं और कितनी शिद्दत से उसका असर होगा पाकिस्तान पे। हमें शायद करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से अभी फिर IMF को जाना पड़ेगा। हम अगर हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग सर्कल्स की कुछ चैनल्स कम, तो एक लिहाज से अगर ये आप हमें ज़रा, हमारे पास 1 मिनट है कि ये ज़रा वाज़े कर दें कि वो कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। देखिए, प्रेशर के जो टूल्स हैं वो तो पुराने जाने पहचाने हैं। एड का मामला है, उसमें कमी हो सकती है। हो सकता है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं, मसलन वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ पे उनकी बड़ी एक आवाज़ है, हो सकता है उनके ज़रिए से हमें तंग करने की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन जो असरात वाली बात है वो मैं कई लोगों से इख्तलाफ करता हूँ जब वो कहते हैं कि जी उसके नतीजे में हालात ख़राब होंगे। मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का आवा बदकिस्मती से बिगड़ा हुआ है, और ये आपने खुद बिगाड़ा है। इसमें आपकी अपनी कार्रवाई और कारस्तानी है जिसके नतीजे में मुल्क के हालात ख़राब हुए। आप ठीक करने की कोशिश करें। अपने मुल्क में जो आपको इस्लाहात आज से 40 साल पहले करनी चाहिए थी, नहीं हुई, आप वो इस्लाहात करें। आप इस्लाहात करेंगे
तो आपकी कैपेसिटी, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी इस मुश्किल सूरत हाल में गुजारा करने की। आप नहीं करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बेहतर नहीं होगी। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, पॉलिसी फेलियर बहुत बड़ा पिछले चल में, ख़ास तौर पे जो डार साहब की सरबराही में इकनॉमिक टीम है उनके बहुत बड़ा कसूर है। लेकिन उसके नताइज आप देखें कि हमने इम्पोर्ट्स सामान तायुश इतना बढ़ा लिया है, एक्सपोर्ट्स हमारी क्रैश हो गई हैं कि ये कोई हाल है कि हाल ही में कि मैं किसी सुपरमार्केट में गया, ये गर्मियों से पहले की बात है, साल के शुरू में, तो वहाँ पे 1600 रुपये किलो इम्पोर्टेड आम मिल रहे थे। 900 रुपये किलो न्यूजीलैंड से इंपोर्ट हुई हुई खुबानी मिल रही थी। आपको क्या मुसीबत है मुल्क में, ऐसा आम आप के यहाँ है जो कि जिसकी सारी दुनिया में शोहरत है। भाई 3 महीने इंतजार कर लें। आपने फरवरी में कोल्ड चेन बना दे, कुछ भी कर लें। आप जनवरी फरवरी में अगर आपने आम खाना है तो जरूरी है कि वो डॉलर्स दे के आप 1600 रुपये फी किलो, ये मैं खुद मैंने देखा। मार्केट में चले जाएं, एक ज़माने में काला कल्लू पाकिस्तान का सेब इतना मशहूर था और क्वालिटी में बहुत बेहतर था। आजकल आप जहाँ पे भी जाएं 300-400 रुपये किलो अमरीकी सेब, और वो क्वालिटी में भी काला कल्लू के मुकाबले में कम से कम मुझे तो पसंद नहीं है। अंदर से सख्त काला कल्लू एक बड़ी क्लास की एक वो आपकी प्रोडक्ट थी, वो बीमारियों में ख़राब हो गई। आपके एग्रीकल्चर वालों ने उसका ध्यान नहीं दिया। वो अलमिया आपका जो हाकिमियत का गवर्नेंस का क्राइसिस है, उसके कई नताइज में से एक नतीजा वो भी है। और आप बाहर से सामान तायुश मंगाई जा रहे हैं। आपके पास चादर और पाँव वाली जो पाँव फैलाने वाली जो है कैपेसिटी, उससे तो चादर से तो बहुत बाहर तक आपके जो पाँव हैं वो निकल आए हैं, और वो पाँव आपके बढ़ते जा रहे हैं, चादर आपकी छोटी होती जा रही है और आप मौज में लगे हुए। सही। वेल, थैंक यू सो मच फरहान बुखारी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। वेलकम टू दो राय। अब हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। हमारे साथ लाइन पे है यासिर हमीद साहब, क्रिकेटर हैं। बहुत मेहरबानी जी। यासिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। तो यासिर भाई, अगर ये आप हमें बताएं कि हमने देखा कि T20 जो मैच भी हुई थी फाइनल पाकिस्तान में, उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि शायद इतना जल्दी इस पर कोई प्रोग्रेस होगा कि एक इंटरनेशनल 11 पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए आ जाए? जी बिल्कुल, वो एक स्टेप था मेरे ख्याल से, और डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये उनकी स्ट्रेटजी में हुआ होगा कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आए। तो एक बहुत मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है कि एक वर्ल्ड 11 आ रही है पाकिस्तान, और 8 साल बाद तकरीबन जो है पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो रौनकें हैं वो बहाल होंगी, और लोग जो इतने मोहब्बत करते हैं इस गेम के साथ, तो हमारा जो क्राउड है वो डिज़र्व करते हैं कि हमारी जो होम क्रिकेट है वो रेगुलर बेसिस पे हो। और जिस तरह हमारे लोग मिस करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, जिस तरह अपना जो लव ऑफ द गेम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये दिस इज़ द राइट टाइम। और वी होप कि इंशाल्लाह टीम आएगी और इसके बाद भी टीमें आएंगी, और दिस शुड बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिवलेशन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। अच्छा, और मेरे ख्याल से ये एक हम सबको इस चीज़ का काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार है, और जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से, जितने भी हाशिम आमला, डिप्लेसिस और जितने भी और भी बड़े अच्छे टॉप प्लेयर्स हैं, और इसके अलावा काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, सारे अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं जो करंट क्रिकेटर्स हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा मौका है कि हम इसको यहीं से हम अपना जो है स्टार्ट लें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का।
अच्छा, वैसे आपने जिक्र भी इसके किया है कि इनके टॉप प्लेयर्स मैच विनर्स आ रहे हैं। हमने भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जीत के आए हैं। तो जो हमारी टीम है और जो ये टीम है, कम से कम कागज़ पे आपके ख्याल में क्या हम वेल प्लेस्ड है कि हम जीत सकेंगे ये, या टफ मैच होगा? जी मेरे ख्याल से उनको भी मतलब जो पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस का ज़रूर एडवांटेज हुआ है और हमेशा से हुआ है। और हमारे मतलब जो प्लेयर्स हैं सारे अपने यहीं पे खेल के और उन्होंने इम्प्रूव किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म किया। लेकिन उनमें ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते कि वो कुछ कर नहीं सकते। जिस तरह भाषे मामला ऑन अ डे, वो कोई भी मैच आपसे ही कैन गेट यू वे लाइक अच्छा खेल के और अच्छे स्ट्रोक्स खेल के तो वो आपसे गेम अवे कर सकता है। डिप्लेसिस है, पेरेरा है और भी काफ़ी सारे नाम हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो अब ये तो मैचेस स्टार्ट होंगे तो पता चलेगा कि किस तरफ करवट बैठता है, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान के अपना होम क्राउड है, होना भी चाहिए एडवांटेज। और लेट्स सी कि हाउ इट गोज़, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद कोई टीम आ रही है, इंटरनेशनल टीम आ रही है, तो देखते हैं कि उनका क्या होगा, रिएक्शन होगा, कैसा वो खेलते हैं, कैसा वो रिएक्ट करते हैं, कैसे सिचुएशन को, कंडीशंस को। वैसे अब हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं, एक लिहाज से हीरोज़ भी सब बन गए हैं। क्रिकेट की एक और ही फीलिंग आ गई है मुल्क में। आप भी क्रिकेटर हैं, जब मीडिया एकदम से तनकीद करती है, जब लूजिंग स्ट्रीक होती है टीम की, तो आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या सोचते हैं कि मीडिया को क्या कुछ एहसास करना चाहिए? आपका क्या इस पर राय है? बिल्कुल, मीडिया का एक रोल है। मीडिया मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मूव है इस वक्त जो पूरी दुनिया में है और पूरी गेम चेंज कर देती है हर चीज़ में। जिस तरह सोशल मीडिया, अब तो लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। मीडिया को एक बिल्कुल एक अच्छे तरीके अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए और करते भी हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा। साहब ये बताएं कि अभी जब ये मैचेस होंगे, एक लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट का एक साइड वापस आ रहा है और जो होम क्राउड होगी, प्लेयर्स पे क्या प्रेशर होगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स पे जब ये मैचेस होंगे, इसका क्या फैक्टर होगा, ये क्या असर करेगा टीम पे? जी ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइम विल टेल कि प्लेयर्स पे क्या प्रेशर होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सा मेरे ख्याल ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही फर्स्ट टाइम खेलेंगे अपने क्राउड के सामने। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को पॉजिटिव ही लेना चाहिए और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए अपने क्राउड के सामने। और बाज़ दफ़ा प्लेयर्स अपने क्राउड का प्रेशर भी ले लेते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है वो पहली दफ़ा खेल रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या मतलब किस तरह हाउ आवर प्लेयर्स रिएक्ट। और लेकिन माशाल्लाह सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, अपनी कंडीशंस में खेलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी थ्रेटनिंग चैलेंज है हमारे प्लेयर्स के लिए। बट लेट्स सी, क्रिकेट वापस आई है, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए और एज ए पाकिस्तानी नेशन वी डिज़र्व दिस एंटरटेनमेंट। और जिस तरह हम अच्छा यासिर साहब, आप खुद क्रिकेटर है, जब आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, आपके ख्याल में अगर आपको कोई अश्योरेंस देना है किसी फॉरेन प्लेयर को कि आप आएँ पाकिस्तान में खेलें, तो उनके लिए क्या मैटर करता है? उनको क्या आपको दिखाना होता है कि जो उनके खर्चात होते हैं वो आप ओवरकम कर सकते हैं? देखिए ये तो अब आप डिपेंड करता है कि आप अपना कितना पॉजिटिव इमेज जो है वो आप देते हैं, क्योंकि अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हैं, ये वो दिस इज़ फिनिश नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक वी शुड से कि इंशाल्लाह कि ये इट्स नाउ हिस्ट्री। और अब जो है हमने आगे की तरफ बढ़ना है। अब वो एक फ़ेज़ था पाकिस्तान में जो एक ब्लास्टिंग हो रही थी, काफ़ी जानें ज़ाया हुई, काफ़ी लोग शहीद हुए, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे फ़ौजियों ने कुर्बानियाँ दी और
दोबारा हम एक उस स्टेज पे आ गए हैं कि यहाँ से हमने इंशाल्लाह टेक ऑफ करना है और ऊपर की तरफ देखना चाहिए। और मेरे ख़्याल से लोगों को भी ये मैसेज देना चाहिए जहाँ जहाँ हम जाएँ, जहाँ जहाँ मिलें, जहाँ जहाँ बात करें कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर वही बात आ जाती है कि मीडिया का रोल है मेरे ख़्याल से, कि मीडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान का पॉजिटिव जो इमेज है वो पेश करे। और कोई हर जगह पे मसले चलते रहते हैं। आपकी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पे आए। अब ब्रेक के बाद हम आएंगे दो राय के साथ और हम बात करेंगे NA 120 की सियासत के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू दो राय। अब हम बात करेंगे NA 120 के बारे में, जो इलेक्शन अब अंडर प्रेपरेशन है। हमारे साथ लाइन पे है शिराज अस्ताद साहब, जो हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर में। जी शिराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, पहले तो ये कि ये जो ऑब्जेक्शन फाइल की है परवेज़ मलिक साहब ने, कि जिसमें उन्होंने प्लीड ये ली है कि जो MNAs MPAs जो हुकूमती एहलकार है वो ना आ सके, कैनवसिंग में मदद ना करे, ये क्यों उन्होंने किया है? क्या PMLN इस सीट को उस लिहाज से सेफ नहीं समझती? नहीं फसी, बिल्कुल। बेगम कलसूम नवाज के जैसे नॉमिनेशन सबमिट हुए थे तो उसमें काफी तनाज़ात पीपल्स पार्टी के मीर साहब ने और PTI की यास्मीन राशिद ने उठाए, मगर दोनों तरफ से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, दोनों ने रिजेक्ट कर दिए। PMLN ने जो पॉलिसीज की अडॉप्ट की थी उसमें हमजा शहबाज पहले बनाए गए थे इस कैंपेन के चार्ज, मगर हमजा को बाहर जाना था और इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन हमजा के हवाले से मंजर आम पे आ रही थी। ताहम उसकी काफी तरदीद की मरियम नवाज ने भी, मगर उसके बाद मलिक परवेज को जो मिनिस्टर कॉमर्स भी हैं उनको बाकायदा तौर पे NA 120 का चार्ज दिया गया, कैंपेन हेड बनाया गया। मगर उसके ऊपर जब पीपल्स पार्टी और PTI ने एतराजात उठाए और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि एज ए MNA और एज ए मिनिस्टर एज पर द इलेक्शन कमीशन रूल्स मलिक परवेज इज नॉट अलाउड टू डू और रन अ कैंपेन, उससे मलिक साहब को नोटिस जारी हुआ और उन्होंने जाके बाकायदा तौर पे फिर इलेक्शन कमीशन में ये यकीन दिलाया कि वो किसी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं तो उनकी अपनी सीट भी जा सकती है, वो खुद भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो दो नीचे लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी थी PP 139 और PP 140, जिसमें से PP 140 में बिलाल जासीन जो मिनिस्टर खुराक भी हैं पंजाब के और मरीम नवाज की कजन है, कलसूम नवाज के भांजे हैं, उनको भी बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दी और उन दोनों ने भी इस चीज को मेक श्योर किया। बल्कि जो लाहौर के लॉर्ड मेयर थे उनको भी बुलाया गया और उनको भी ये तंबीह की गई कि आप भी जो है इस तरह की इलेक्शन कैंपेन से बात रहे। तो आज हमने ये देखा कि पहले बाकायदा तौर पर मरीम नवाज शरीफ वो कुछ चूंकि कोई ऑफिस बेरर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उन्होंने आज बाकायदा तौर पे अपनी वालदा की इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज उन्होंने पहली मीटिंग की सिलसिले की, एक रैली की सूरत में वो जाती उमरा से निकली, मॉडल टाउन आई, वहां पे PP 140 के जो 139 के इनफैक्ट जो लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे सारी मीटिंग की, उनको ड्यूटियां जो है वो तफवीज की और सारा कुछ फाइनलाइज किया। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि अभी भी PMLN को ये डाउट्स हैं कि शायद किसी ना किसी स्टेज पे मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा के नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PTI दोनों जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ हाई कोर्ट में चली गई है। आगे उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी एक दरवाजा खुला हुआ है। तो जो कवरिंग कैंडिडेट थे हाफिज मियां नुमान, उनको जो है विड्रॉ नहीं, उनके नॉमिनेशन पेपर करवाए गए। आज फाइनल लिस्ट इसकी इशू हुई तो 55 इनफैक्ट टोटल कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन सबमिट करवाए थे। एक नवाज शरीफ नाम के भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे जो कसूर के रहने वाले थे, उनकी 21 साल उम्र थी, तो 25 साल मिनिमम होनी चाहिए, वो टेक्निकल बुनियादों पर डिस्क्वालीफाई हो गए। 10 ने अपने पेपर वापस ले लिए। 44 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग कलसूम नवाज, यास्मीन राशिद एंड फैसल मीर और पीपल्स पार्टी, इनके नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं। तो कवरिंग कैंडिडेट हाफिज नुमान ने लैपटॉप के इंतखाबी निशान को चूज किया है, तो स्टिल ही इज इन द गेम। अच्छा, आप एक दो सवाल आते हैं, अगर ये बता दें। एक, आपने अगर कंस्टिट्यूंसी में आप फिरे, मूड क्या है, लोग का इरादा आपके ख्याल में क्या है कि किस तरफ वोट करेंगे? और दूसरा ये कि आपने जिक्र भी किया कि हमजा शहबाज वो बाहर चले, थोड़े शायद रूमर्स भी है कि इख्तिलाफात है, बाहर जाने की ज़रूरत क्या पेश आ जाती है? ये पाकिस्तान में रह के कहीं और नहीं जा सकते? हाँ, मेरे से बेहतर इन सवालात के जवाब आप जानते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको इस सेंस में एलेबरेट कर दूं। देखें, मरियम ने इवन इन सारी चीजों को डिनाई किया कि हमजा जो है वो उनसे उनके कोई रिफ्ट नहीं है, मगर
काफी सियासी हलकों में ये चीज जबान ज़द आम है, एवरीबॉडी नोज कि व्हाट काइंड ऑफ रिफ्ट बिटवीन दोज कजन्स विद ईच अदर विद इन द फैमिली। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तरदीदें अलबत्ता इसकी जो है वो शरीफ फैमिली करती रहती है। हमजा से बाकायदा तौर पर पहले हमजा को इस कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया था मलिक परवेज साहब पहले, मगर फिर हमजा से इस चार्ज को वापस लिया गया। हमजा उसकी तरदीद करते रहे, मरियम भी करती रही कि नहीं हमजा और मी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कैंपेन टुगेदर, मगर मलिक परवेज को दिया गया है। अब मलिक परवेज पे जब इलेक्शन कमीशन के इतराजात भी आ गए हैं तो मलिक परवेज थोड़ा बैक एंड पे हो गए और फ्रंट एंड पे मरियम को कर दिया गया। और हमजा ने लंदन चले गए हैं और हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, मरियम को जाना चाहिए था, लेकिन हमजा के बाद सलेमान शहबाज भी आज लंदन चले गए हैं। तो अभी तक तो वो लोग लंदन में, और उसकी शुनीद यही है कि वो शायद ईद के बाद ही वापस आए। जहां तक बात है आपके पहले क्वेश्चन की, तो मेरा अपना वोट भी NA 120 में ही है। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला जुला रुझान है। शुरू से ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है NA 95 होती थी, PMLN का मियां नवाज शरीफ का ये गढ़ रही है। हाउएवर इसमें से ग्वाल मंडी के कुछ एरिया को हमजा शहबाज के एरिया में जो NA 119 है वहां पे डाइवर्ट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। और अब इसमें जो है वो कुछ पुराने इलाके में, लाहौर का कृष्ण नगर पुराना इलाका है, संत नगर, मजंग, रावी रोड, ये जो आपका किला गुजर सिंह है, पूरा जो ओल्ड लाहौर के बाहर के एरियाज हैं जो ओल्ड लाहौर के बाद आबाद हुए थे वो हैं। तो देखें इसमें PMLN ने बहुत काम किया हुआ है। यहाँ पे लोगों को अपने अच्छे वक्तों में, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नौकरियां बड़ी दी हुई हैं। आज भी अगर हम लाहौर पुलिस के SHOs की लिस्ट उठाते हैं तो वो तकरीबन मेजोरिटी जो आधे SHOs रह गए हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। ये एक मेजर फैक्टर है। मगर अगर हम पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स में देखें तो यास्मीन राशिद ने अराउंड 52-3,000 वोट लिए थे, जो कम से कम नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए और PMLN के लिए बड़ा शॉकिंग टर्नओवर था कि उनके अगेंस्ट में, मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट में एक PTI की खातून कैंडिडेट ने जो है वो इतना किया। जो कैंपेन हम देखने में आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ आपको इसके बल्दियाती के रिजल्ट्स बताऊं तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली जो 139 है उसके अंदर 12 यूनियन काउंसिल्स फॉल करती हैं और जो 140 उसमें 9, तो टोटल तकरीबन ये 21 यूनियन काउंसिल, और तमाम 21 यूनियन काउंसिल्स में जो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन एज चेयरमैन जीते थे वो भी PMLN को ज्वाइन कर चुके हैं। तो PTI बल्दियाती लेवल पे तो इसमें कहीं फॉल करती नजर नहीं आ रही कि है। लेकिन इससे फैक्ट ये कि यास्मीन राशिद बड़ी एक्टिव कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर जा रही हैं। पहले उन्हें ये था कि खातून मेंबर थी तो खवातीन की जरा हमदर्दी ज्यादा थी, लेकिन खवातीन के जो वोट हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल अभी तक जो निकले 3,21,000 वोट हैं, उनमें से मर्द 1,79,000 है और खवातीन 1,42,000 है। तो अब बेगम कलसूम नवाज को भी वो एज है, कुछ सिंपैथेटिक साइड भी है, तो बड़ा टफ कंपटीशन देखने में आएगा। दैट वुड बी नॉट सो इजी, दैट्स व्हाई वी हैव सीन के PMLN के जो लोग हैं वो भी अब इसको पूरा मुनज़्ज़म तरीके से लड़े। मरियम का आज बाहर निकलना और इसकी कैंपेन करना और उस रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना, क्योंकि पिछले 2013 के इलेक्शन में भी मरियम नवाज ने ही मियां नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टार्ट की थी, और वो प्रॉपर जो सियासी हलकों में उफक पे मंजर आम पे आई थी वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से आई थी। ठीक है शिराज साहब, थैंक यू, दैट वाज वेरी इल्यूमिनेट। आज का प्रोग्राम का एंड आ गया एंड आईड लाइक टू थैंक एवरीवन। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमें सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। गुड बाय एंड गुड नाइट।